यूक्रेन में युद्ध के 4 साल बाद अब मॉस्को का आसमान काला हो गया है। इसका कारण न तो किसी पावर प्लांट में आग है और न ही कोई प्राकृतिक आपदा। यूक्रेनी ड्रोन रूसी राजधानी पहुंचे और शहर की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और ये तथ्य कि यूक्रेन लगातार रूस तक पहुंचने में सफल रहा है, यही बताने के लिए काफ़ी है कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। रूस टूट रहा है। हम उस आक्रमण से, जो 3 दिन चलने वाला माना गया था, एक पूर्ण युद्ध तक कैसे पहुंचे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे देश पर नियंत्रण खो रहे हैं। यहाँ कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई कारणों का मेल है। आइए 2026 में जो हम देख रहे हैं उसकी व्यापकता से शुरू करें। इसके लिए हमें शुरुआत के कुछ हफ्तों में लौटना होगा। जब फरवरी 2022 में आक्रमण शुरू हुआ तो रूस ने तेजी से कदम बढ़ाए और हर जगह बढ़ा। बेलारूस से बख्तरबंद टुकड़ियां कीव की ओर बढ़ी और क्रीमिया व पूर्वी सीमा से यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया। मार्च 2022 के अंत तक युद्ध शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था और रूस ने जितना यूक्रेन क्षेत्र कब्जाया उतना वह फिर 4.5 साल में नहीं कर पाया। फिर आया 2022 का पतझड़ और नक्शा अचानक यूक्रेन के पक्ष में पलट गया। सितंबर की शुरुआत में यूक्रेन ने खार्किव जवाबी हमला शुरू किया, जो वाकई हैरान करने वाला था। कीव की सेनाओं ने कुछ दिनों में लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र औसतन 7400 मीटर प्रतिदिन की रफ्तार से वापस लिया। उस संख्या को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर में मायने रखने वाली है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने उस अभियान को आधुनिक युद्ध के इतिहास के सबसे प्रभावी सैन्य आक्रमणों में से एक कहा। 2 महीने बाद नवंबर 2022 में यूक्रेन ने रूसियों को खेरसोन शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जो पूरे आक्रमण में मॉस्को द्वारा कब्जा की गई एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थी। सिर्फ एक ही पतझड़ के दौरान यूक्रेन ने रूस की महीनों की बढ़त को मिटा दिया और इस मिथक को तोड़ दिया कि रूसी सेना एक अजेय मशीन है। उसके बाद युद्ध ठहर सा गया। जनवरी से सितंबर 2023 के बीच रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी क्षेत्र का केवल लगभग 465 वर्ग किलोमीटर ही कब्जा किया, जो लगभग कुछ भी नहीं था। उस साल एकमात्र इनाम था बाखमुत, एक छोटा सा पूर्वी शहर जिसे कब्जा करने में लगभग 10 महीने और दसियों हजार हताहत लग गईं। और रूस ने आखिरकार मई 2023 में इसे अपने कब्जे में लिया, वो भी तब जब इसे पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया गया था। साल 2024 रूस के लिए शायद और भी अहम था, जब उसकी सेनाओं ने लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कागजों पर यह एक गंभीर आक्रमण जैसा लगता है, लेकिन इस तथाकथित चरम पर भी रूस केवल लगभग 50 मीटर प्रतिदिन ही आगे बढ़ पा रहा था। पोक्रोस्क शहर दोनेत्स्क में अहम लॉजिस्टिक्स टारगेट है, जहां रूस 2 साल में सिर्फ 50 किलोमीटर से कम बढ़ सका। ये कभी ब्लिट्सक्रीग नहीं था, ये पुरुषों और गोले का हिमनद था, जो पीछे छोड़े शवों पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। और 2025 ने भी वही धीमा लेकिन स्थिर पैटर्न दोहराया। हमने लगभग 4300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हासिल किया, लेकिन इन सब के बावजूद रूस पूरे साल में किसी भी एक दिशा में 40 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। और फिर 2026 आ गया। इस साल की शुरुआत में रूसी बढ़त दीवार से टकरा गई। 2026 के पहले 4 महीनों में रूसी बढ़त की दैनिक दर घटकर लगभग 2.9 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 9.76 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन थी। और अप्रैल 2026 में रूस ने क्षेत्र में शुद्ध नुकसान दर्ज किया, लगभग 116 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छोड़ दिया, जो अगस्त 2024 और कुर्स्क आक्रमण के बाद उसका पहला कुल क्षेत्रीय नुकसान थी। कुल मिलाकर इस साल फरवरी से मई के बीच रूसी सेनाओं ने केवल 164 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया। पिछले साल इसी अवधि में रूस ने 1151 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। अब आमतौर पर रूस के युद्ध अभियान का एक तय पैटर्न होता है। आमतौर पर आक्रामक कार्रवाई देर सर्दी और शुरुआती वसंत में धीमी पड़ जाती है, जब जमीन खराब होती है और मौसम और भी खराब होता है। फिर मई के आसपास यह फिर से तेज हो जाती है। रूसी कमांडर वसंत में फिर से तेजी आने पर भरोसा करते हैं। 2026 में वह तेजी वापस नहीं आई। जून भर में
मोर्चे पर कहीं भी रूसी बढ़त के फिर से शुरू होने का कोई ठोस संकेत नहीं मिला है। वह मौसमी ताकत जो हमले को फिर से शुरू करने वाली थी वह रुक गई है और इसकी वजह कीचड़ नहीं है बल्कि ड्रोन है। आज अगर आप मोर्चे पर जाएं तो आप देखेंगे कि इसका असल में क्या मतलब है। रूसी कमांडर अब भी वही कर रहे हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं। छोटे छोटे सैनिक दलों को यूक्रेनी मोर्चों की जांच के लिए आगे भेजते हैं ताकि कोई खाली जगह, कमजोर कड़ी या थकी हुई यूनिट मिल सके। लेकिन वे सैनिकों को ऐसे युद्ध क्षेत्र में भेज रहे हैं जहां अब ड्रोन भरे हैं। क्वाडकॉप्टर मंडराते हैं, फाइबर ऑप्टिक FPV पेड़ों के बीच फिसलते हैं। जासूसी ड्रोन तुरंत निर्देशांक भेजते हैं। जो पहले एक सोची समझी पैदल सेना की हमला हुआ करता था वह अब अक्सर एक एक दस्ते के लिए मौत की सजा बन गया है। और मास्को के लिए यही कड़वा हिसाब है। जो रणनीति पहले धीरे धीरे बढ़त दिलाती थी अब केवल हताहत देती है। और यहीं पर असली बदलाव आता है जो किसी एक नक्शे या किसी एक महीने से कहीं आगे जाता है। संक्षेप में, रोबोटीकरण से सैनिकों की संख्या कम अहम रह गई है जिससे युद्ध में कीव की किस्मत बदल गई है। सोचिए, इसका असल मतलब क्या है? पीढ़ियों तक युद्ध में वही जीतता था जिसके पास ज्यादा सैनिक होते थे। रूस ने इसी पर दांव लगाया। अगर आप सैकड़ों हजार सैनिकों की जगह 10,000 या 20,000 कुशल ड्रोन ऑपरेटरों से लड़ सकते हैं तो सैनिकों की संख्या ही सब कुछ नहीं रहती। इसे दिखाने वाला मुख्य आंकड़ा यह है कि रूस किस दर से अपने सैनिक खो रहा है। कुल आंकड़े डरावने हैं, लेकिन इससे भी अहम है ये रुझान। और यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस पूरे 2026 में जितने सैनिकों को भर्ती कर सकता है उससे कहीं ज्यादा सैनिक युद्ध के मैदान में खो रहा है। वास्तविक भर्ती के आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। रूस के बजट डेटा से पता चलता है कि मॉस्को ने 2026 की पहली तिमाही में 71,216 पुरुषों की भर्ती की थी। एक साल पहले इसी अवधि में ये संख्या 89,601 थी। तो रूस एक साल पहले की तुलना में अब काफी कम पुरुषों की भर्ती कर रहा है, ठीक उसी समय जब यूक्रेन और अधिक क्षेत्र वापस ले रहा है। तो यूक्रेन असल में ये कैसे कर रहा है? KSC इंस्टीट्यूट के अनुसार यूक्रेन का FPV ड्रोन उत्पादन 2022 में सालाना सिर्फ 3,000 से 5,000 यूनिट से बढ़कर 2025 में लगभग 30 लाख तक पहुंच गया है। और 2026 की शुरुआत तक उसकी रक्षा उद्योग की क्षमता सालाना 80 लाख से अधिक ड्रोन बनाने की हो गई थी। कामकाजी उम्र के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2026 में यूक्रेन रूस की तुलना में 6 से 9 गुना ज्यादा ड्रोन बना रहा है। पहले यूक्रेन को सस्ते ड्रोन गिराने के लिए महंगे पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब वह लगभग $2,000 के अपने स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात करता है। और 2026 की शुरुआत तक यूक्रेनी कंपनियां हर दिन ऐसे 1,000 इंटरसेप्टर बना रही थी। एक ऐसा देश जिसे ज्यादा उत्पादन करके झुकाने की उम्मीद थी, अब लागत के एक छोटे से हिस्से में ही आक्रमणकारी से ज्यादा नवाचार कर रहा है। रूस का गला घोटने वाला अभियान सिर्फ मॉस्को पर होने वाले सुर्खियां बटोरने वाले हमलों के इर्द गिर्द ही नहीं बना है। असल में असली काम वही करता है जिसे यूक्रेनवासी मिडिल रेंज कहते हैं, यानी फ्रंट लाइन से करीब 150 किलोमीटर आगे का क्षेत्र। यही इलाका है जहां यूक्रेन ड्रोन और मिसाइल हमलों पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इतनी गहराई पर रूसी सेना की रसद, उसके सप्लाई काफिलों, उसके ईंधन और उसके गोला बारूद को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात सबसे ज्यादा साफ तौर पर क्रीमिया तक जाने वाले जमीनी गलियारे के किनारे देखी जा सकती है। मई से हर प्रकार के सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन उस अहम गलियारे की ओर उड़ रहे हैं जिसका रूस 2014 में कब्जा किए गए प्रायद्वीप की सप्लाई और दक्षिणी मोर्चे पर सैनिकों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है। RR 280 हाईवे वो चिकनी तेज सड़क है जो इस सब को लगातार चलाए रखने के लिए बनी है। यूक्रेन ने इसे खुला निशाना में बदल दिया है। अब रूसी सैनिकों को ईंधन और गोला बारूद के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स यूनिट्स को मजबूरन छोटे, कम नजर आने वाले ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या तेज हाईवे की बजाय गांव की उबड़ खाबड़ सड़कों से धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, क्योंकि RR 280 पर चलने वाली कोई भी चीज ड्रोन का शिकार बन सकती है। आर्टेम बाइल्याको, जो 412 नेमेसिस ड्रोन ब्रिगेड के प्रमुख हैं, ने इस ऑपरेशन को रूसी सेना के लिए दर्दनाक बताया
और सच कहूं तो यही सबसे खतरनाक तरह का दबाव है। यह कोई एक बार में नॉकआउट करने वाला झटका नहीं है, बल्कि रूस जो भी कुछ हिलाने की कोशिश करता है उस पर लगातार पड़ने वाला बोझ है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि रूस यूक्रेन जैसा ही करेगा। आखिरकार रूसियों के पास भी अपनी एक खास ड्रोन यूनिट है जिसका नाम रूबिकॉन है, जिसने कुछ क्षेत्रों में डरावनी प्रतिष्ठा बना ली है। लेकिन जहां यूक्रेन ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों का विस्तार करके रूसी सेनाओं को अलग थलग करने और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को काटने का काम किया है, वहीं रूबिकॉन उसी स्तर को अपनाने में असफल रहा है। माना गया कि यूनिट का विस्तार इस बात का संकेत था कि रूस अपनी क्षमता से ज्यादा फैल रहा था। ड्रोन ऑपरेटरों की संख्या दोगुनी करते हुए यूनिट ने प्रवेश मानक और ट्रेनिंग दोनों कम कर दी। यूनिट ने भी उसी स्रोत से भर्ती शुरू कर दी जिससे फ्रंट लाइन करती है, जिससे रूस के पास जमीन पर उपलब्ध जनशक्ति कम हो सकती है और फिर भी पहले जैसी ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि हम असली वजह पर आएं कि ड्रोन ऑपरेशंस क्यों रुक रहे हैं, द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं जो वैश्विक भू राजनीति और युद्ध से जुड़ी सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी देते हैं। रूस की ड्रोन इंडस्ट्री पर वापस आते हैं। असली समस्या यह है कि पूरा सैन्य औद्योगिक तंत्र विफल हो रहा है। इसका कारण यह है कि वर्षों तक युद्ध पर खर्च करने से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आप समझते हैं कि इसका युद्ध मशीन के लिए क्या मतलब है तो तस्वीर बदल जाती है। जब लगभग सभी लोगों के पास पहले से ही नौकरी होती है तो ड्रोन उत्पादन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानव रहित प्रणालियों और लंबी दूरी के हथियारों के अलावा जिन क्षेत्रों में रूस सबसे अधिक संसाधन लगा रहा है वहां उत्पादन लगभग रुक गया है। फरवरी की एक रॉयटर्स रिपोर्ट में बताया गया था कि देश को 23 लाख से ज्यादा अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत है। यहां तक कि प्राथमिक क्षेत्रों में भी जहां उत्पादन बढ़ा, सैन्य उद्योग स्थिर है। ये तब है जब देश सरकार के बजट का 40% सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा तथा संबंधित क्षेत्रों में लगा रहा है, जो आंकड़े दशकों में नहीं देखे गए हैं। तो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की राय क्या है? रिपोर्टों के अनुसार पुतिन और उनका समूह अब यही दावा कर रहे हैं कि रूस के पास बढ़त है। दो पूर्व वरिष्ठ क्रेमलिन अधिकारियों के मुताबिक पुतिन अब ज्यादातर समय युद्ध संचालन के बारीक पहलुओं में खुद दखल देते हैं और उन्हें अपने शीर्ष कमांडर वालेरी गेरासिमोव से कभी कभी दिन में 2 बार ब्रीफिंग मिलती है। पूर्व अधिकारियों के अनुसार पुतिन मानते हैं कि यह युद्ध केवल समय का सवाल है, लेकिन इसमें एक खतरनाक गतिशीलता है। पिछले 2 दशकों से सत्ता में रहने के दौरान पुतिन ने अपने शासन के लिए सरकारी नियंत्रणों को लगभग खत्म कर दिया है और सेना, खुफिया और सरकारी सेवाओं में अपने वफादार लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया है। लेकिन पुतिन अभी भी सेना के प्रभाव में हैं, क्योंकि वह इसे बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। और फिर भी वही खुफिया एजेंसियां यूक्रेन की विशेष सैन्य अभियान पर प्रतिक्रिया के बारे में असली जानकारी देने में नाकाम रहीं। फिर भी पुतिन उन पर भरोसा करते हैं और ऐसा करने देते हैं, क्योंकि इन एजेंसियों को पता है कि जितनी भी ताकत उनके पास हो, वे भी पुतिन द्वारा तोड़े बिखेरे जाने से अछूती नहीं है। इसलिए वे गलत जानकारी देते हैं और युद्ध में वास्तव में क्या हो रहा है इसे पुतिन और आम जनता दोनों से छुपाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो सावधानी से गढ़ा गया भ्रम सार्वजनिक रूप से फूट जाता है। जून की शुरुआत में एक राष्ट्रीय अवकाश पर पुतिन ने क्रेमलिन में सैनिकों से मुलाकात की। इन सैनिकों ने उनसे बार बार एक ही सवाल पूछा, आखिर रूस एलन मस्क के स्टारलिंक का जवाब कब तक तैयार करेगा? यूक्रेन इस सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल अग्रिम मोर्चे के साथ अपने हमलावर ड्रोन का मार्गदर्शन करने के लिए करता है, जिसका असर जमीन पर लड़ने वालों को दिखता है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस ने पहले ही स्टारलिंक का अपना जवाब विकसित कर लिया है और उसे तैनात भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए। लेकिन इस समय तक सिर्फ 16 यूनिट ही लॉन्च की गई थी। सबसे उदार अनुमान के मुताबिक रास्वेत नामक इस सिस्टम से पूरे देश को कवर करने में 2030 तक का समय लगेगा। इसका मतलब है कि सिस्टम अगले 4 साल तक चालू नहीं होगा, जबकि युद्ध जारी रहेगा और यूक्रेन स्टारलिंक का पूरा लाभ उठाता रहेगा। स्टारलिंक पर ध्यान देने के बजाय पुतिन ने मॉस्को को नाटो की ताकत के खिलाफ खड़ा बताया
और लंबी शिकायत की। एक भड़ास जिसमें नेपोलियन और हिटलर के ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र था और अंत में एक अस्पष्ट आश्वासन पर आकर रुकी कि रूस के पास ऐसी चीजें हैं जो दुश्मन के पास नहीं हैं और आखिर में रूस और बड़ा और बेहतर होगा। ये उस नेतृत्व की आवाज है जिसके पास जवाब खत्म हो गए हैं और जो पुराने मिथकों में शरण ले रहा है। ये जरूरी नहीं कि रूस हार गया या युद्ध खत्म होने वाला है या यूक्रेन आसानी से जीत रहा है। रूस के पास अब भी बहुत वास्तविक और बहुत खतरनाक क्षमता है भयानक नुकसान पहुंचाने की, और उन बमों के साये में जी रहे लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करें। यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध में बढ़त ली है, जबकि रूसी जेट ने रिकॉर्ड संख्या में ग्लाइड बमों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए हैं। ये सोवियत युग के बम सस्ते गाइडेंस किट और विंग्स से लेस है जो यूक्रेनी बंकरों, पेड़ों की कतारों और रिहायशी इमारतों पर लगातार गिराए जा रहे हैं। ये इतने प्रभावी क्यों हैं? इसका एक कारण है कि विमानरोधी प्रणालियों की लगातार कमी बनी हुई है। क्योंकि यूक्रेन रूसी विमानों को लगातार खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वे जेट फ्रंट के और करीब उड़ सकते हैं और वहीं से अपने बम गिरा सकते हैं, जिससे वे इन भारी हथियारों को बेहद सटीकता के साथ गिरा सकते हैं। इसलिए रूस हर महीने करीब 5700 ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया थी जेमिंग को और तेज करना, जिसमें उसने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जिसने उन साधारण नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर दिया और कम से कम कुछ समय के लिए उन्हें निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इनकी तैनाती की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जनवरी में 5700 बमों के रिकॉर्ड के आधार पर रूस 2026 में लगभग 68,000 से 70,000 ग्लाइड बम बना और तैनात कर सकता है, जो 2025 के लगभग 60,000 बमों से ज्यादा है। ग्लाइडिंग बम अब भी यूक्रेन के लिए समस्या है जिसे वो अब तक नहीं सुलझा सका। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर गुस्सा निकालते हुए कीव पर शुरुआती गर्मियों में 3 अलग मौकों पर ड्रोन और मिसाइलों की भारी लहरें बरसाई हैं। यूक्रेन की वायुसेना के पास पर्याप्त उन्नत एंटी एयर हथियार नहीं है, इसलिए वह बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने में संघर्ष कर रही है। यूक्रेनी शहरों पर तेज हमलों की वजह रूस की युद्ध क्षेत्र की समस्याएं भी हो सकती हैं। चूंकि रूस जमीन पर कोई प्रगति नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह शायद हवा में ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से यूक्रेन ने रूस पर वही हमला करने का फैसला किया है जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, तेल। मॉस्को में रिफाइनरी पर हुआ हमला, जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक ऐसे अभियान का दिखने वाला सिरा है जो चुपचाप रूस की ऊर्जा रीढ़ को कमजोर कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की शुरुआत से यूक्रेनी हमलों ने रूस की लगभग 20% रिफाइनिंग क्षमता ठप कर दी है। ये संयंत्र, जो पूरी या आंशिक रूप से बंद है, सालाना 83 मिलियन टन से अधिक की क्षमता रखते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये रूस की कुल क्षमता का करीब 1/4 है, जो पेट्रोल उत्पादन का 30% से ज्यादा और डीजल का 1/4 है। अप्रैल में कम से कम 21 यूक्रेनी हमले रिफाइनरियों, टर्मिनलों, जहाजों और पाइपलाइन स्टेशनों पर हुए, जो दिसंबर के बाद सबसे अधिक हैं, जिससे रूसी रिफाइनरी संचालन 16 से ज्यादा वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस नुकसान के चलते रूस को पहली तिमाही के स्तर से रोज 3 से 4 लाख बैरल तेल उत्पादन घटाना पड़ा, जो 6 सालों में सबसे तेज मासिक गिरावट है। अब यूक्रेन निशाने चुनने में ज्यादा समझदार है। वो खासकर हाइड्रोक्रैकर जैसे बोटलनेक्स को निशाना बना रहा है। रूस की बंद पड़ी क्षमता अब 2,50,000 बैरल प्रतिदिन है, जबकि एक साल पहले ये 50,000 से 60,000 बैरल प्रतिदिन थी। ऐसे उपकरण जिन्हें पार्ट्स की जरूरत है, पश्चिमी प्रतिबंधों से उनकी डिलीवरी में महीनों लग सकते हैं। जून में सबसे अहम पल तब आया जब रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने पहली बार माना कि हवाई हमलों से आपूर्ति में दिक्कतें आई हैं और पुतिन ने बेहतर वायु रक्षा की जरूरत स्वीकार की। जब क्रेमलिन खुद नुकसान मानने लगे तो समझिए मामला गंभीर है। इसी कारण मॉस्को में फिर लामबंदी की चर्चा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। याद कीजिए 2022 में जब विशेष सैन्य अभियान अब तयशुदा नहीं लग रहा था, पुतिन ने आंशिक लामबंदी की घोषणा की थी और करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 10 लाख लोग देश छोड़ गए, जिनमें अधिकांश कभी नहीं लौटे। 2026 में
वही पलायन फिर से हो सकता है। बस इस बार इतने लोग बचे ही नहीं हैं और हमें पहले से चली आ रही श्रमिकों की कमी पर फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लामबंदी से यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। भले ही पुतिन राजनीतिक जोखिम और आर्थिक नुकसान झेलने को तैयार हों, लेकिन बड़ी लामबंदी भी उन्हें उस युद्ध के लिए सही सैनिक नहीं देगी जो वे लड़ रहे हैं। याद रखें, यह युद्ध अब क्या बन गया है। अब युद्ध खाइयों में बैठे लाखों सैनिकों से नहीं, बल्कि कुशल ड्रोन ऑपरेटर, इंजीनियर और तकनीशियन तय करते हैं। ये वही लोग हैं जो खास प्रशिक्षित होते हैं, जिन्हें जल्दी में भर्ती करके नहीं पाया जा सकता। अब इन सब बातों को जोड़ते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप मायने रखता है। यूक्रेन ने वे दोनों स्तंभ गिरा दिए हैं जिन पर पुतिन ने ये युद्ध खड़ा किया था, असीमित जनशक्ति और अछूती रणनीतिक गहराई, और दोनों को ही उसके नीचे से हटा दिया है। जनशक्ति का लाभ खत्म होता जा रहा है क्योंकि ड्रोन ने सैनिकों की भूमिका को कम निर्णायक बना दिया है, और क्योंकि रूस अपने सैनिकों को जितनी तेजी से खो रहा है उतनी तेजी से उनकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। रूस के अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा खत्म हो गई है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन अब मॉस्को की रिफाइनरियों तक पहुंच रहे हैं। रूस की बढ़त अब पिछले साल की तुलना में काफी कम है। उसका रक्षा उद्योग अपनी सीमा पर है और जल्दी नहीं बढ़ सकता। नेतृत्व केवल सब ठीक होने का दावा कर रहा है, जबकि वह स्टारलिंक का तोड़ खोज रहा है जो उसके पास नहीं है। रूस अभी भी यूक्रेनी शहरों पर बमबारी कर सकता है और डोनबास में भारी कीमत चुकाकर बढ़ सकता है, लेकिन वह हारती स्थिति को बनाए रखने में अपनी ताकत खर्च कर रहा है, जबकि हालात हर महीने उसके खिलाफ बदल रहे हैं। अब उन ड्रोन के बारे में और जानने के लिए ये वीडियो देखें जो यूक्रेन की मध्यम दूरी की रणनीति को सचमुच कारगर बना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध और वैश्विक भू राजनीति की खबरों के लिए द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें।